नमस्कार मेरे सभी रसगुल्लों को, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास में लेकर के आए हैं नागौर जिले के बारे में, जिसका आरजे नंबर यानी आरटीओ नंबर 21 यानी 21 है। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि राजस्थान के जो वर्तमान जिले हैं 41, उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो नए पैटर्न के आधार पर आज हम राजस्थान के नागौर जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ नागौर जिला अपने मकराना संगमरमर और मेथी की राजधानी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ के ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में, यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनके बारे में, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी नागौर की सीमा पर तैनात, और उसका जल किस तरह से प्राप्त होता है। तो राजस्थान इसमें नागौर में उनका परिचय, ऐतिहासिक दुर्ग और यहाँ की कृषि, जलवायु, सब संपूर्ण चीज़ के हम अध्ययन करेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ में जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस क्लास को। आपको किस तरह से लगी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, इसमें हम कौन से परिवर्तन कर सकते हैं और अगला ऐसा कौन सा टॉपिक लेकर के आएँ जिस पर हम आपको अच्छी तरह से क्लास दे सकें। तो आज हम इस राजस्थान जिला दर्शन में सबसे पहले जो 20 ज़िले हैं वो करवा चुका हूं मैं, तो वहां से आप देख सकते हैं चैनल पर। ये 21वां जिला नागौर जिला हम आज करवाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नागौर के परिचय के बारे में, तो नागौर का परिचय अगर हम पढ़ें तो राजस्थान की अगर बात करें मैप में, तो ये नागौर जिला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और पहले कुचामन और डीडवाना नागौर का हिस्सा था, परंतु वर्तमान समय में जब राजस्थान के 41 जिले बनाए गए हैं तो कुचामन और डीडवाना को स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया है। इसलिए नागौर का अब क्षेत्रफल कुछ कम हो गया है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नागौर की प्रसिद्धि के बारे में पढ़ते हैं, क्या फेमस है नागौर में। तो नागौर अपने विश्व प्रसिद्ध जो मकराना मार्बल है, और मकराना मार्बल जिससे ताजमहल और स्वर्ण मंदिर बने थे। तो यानी जो ताजमहल का निर्माण करवाया था और स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण करवाया था, उसमें जो लगा हुआ जो पत्थर है वो नागौर के मकराना क्षेत्र से ही लगा हुआ है। इसके साथ साथ में ताउसर की खुशबूदार पान मेथी और बड़े पशु मेलों के लिए पूरे भारत में विख्यात है। यानी नागौर का वो क्षेत्र ताउसर क्षेत्र, और ताउसर क्षेत्र में खुशबूदार पान मेथी के लिए जाना जाता है। और इसके साथ साथ में नागौर में सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन होता है, जो राजस्थान में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध मेला है। इसके साथ साथ में ऐतिहासिक शुरुआत की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले पंचायती राज का जो जन्म स्थान था वो नागौर से ही माना जाता है, और नागौर से ही पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो नागौर जिले से हुई थी। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से हुई थी, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहीं से पूरे देश में तांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज ऐतिहासिक शुभारंभ किया था। तो यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में यानी तांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है उनका शुभारंभ है वो नागौर से ही किया था। जो पंचायत जो हम आज चुनाव होते हैं, सरपंच के होते हैं, वार्ड पंच के होते हैं, उनके जो पंचायती राज है उनकी शुरुआत है वो नागौर से ही की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। इसके साथ साथ में यहाँ महान संतों की भूमि भी कहा जाता है, जिसे जाटों का रोमन, और जाटों का रोम किसे कहते हैं, तो नागौर को जाटों का रोम कहा जाता है। यानी नागौर क्षेत्र है या नागौर जिला है, इसे जाटों का रोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन फेमस है और ये पूछा भी जा सकता है, किस जिले को जाटों का रोम कहा जाता है, तो वो है नागौर जिला। और ये अपने लोक देवता वीर तेजाजी, भक्त शिरोमणि यानी मीराबाई, कर्माबाई और फूलाबाई जैसी महान आध्यात्मिक विभूतियों की जन्मस्थली है, वो नागौर से ही मानी जाती है।
तो यानी मीराबाई का जो जन्म स्थल था वो नागौर था। कर्माबाई का जो खिचड़ा लेकर के आई थी भगवान के लिए, तो कर्माबाई के लिए भी नागौर था। और फूलाबाई का जो जन्म स्थान था वो भी नागौर से ही माना जाता है। तो यानी इन सभी का जो जन्म स्थान है वो नागौर से था। और लोक देवता वीर तेजाजी की जो पावन भूमि है वो भी नागौर ही है, और इसलिए जाटों का रोम कहा जाता है इस जिले को। इसके साथ साथ में भौगोलिक केंद्र और संभाग की बात करें तो इसे राजस्थान का हृदय किस लिए कहा जाता है, यानी राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। और मध्य में स्थित होने की वजह से इसे कहते तो राजस्थान का हृदय अजमेर को है, परंतु नागौर जिले को भी राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। 28 दिसंबर 2024 को लागू किए गए 41 जिलों और 7 संभागों के पैटर्न के अनुसार नागौर अब अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यानी नागौर किस संभाग के अंतर्गत आता है, नागौर संभाग अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो नागौर अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। और 28 दिसंबर 2024 को जब बीजेपी सरकार ने यानी भजनलाल सरकार ने 51 जिलों से 41 जिले है, 50 जिलों से वो 41 जिले बनाए गए थे, तब से यानी पहले भी ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आता था, अब भी वर्तमान समय में भी अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। अब हम 2 नंबर जो चर्चा करने वाले हैं वो है स्थापना और इसका इतिहास, यानी इसकी स्थापना किस तरह से रही थी और इसका इतिहास किस तरह का रहा है नागौर जिले का। तो इसे अहिस्तपुर या जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका इतिहास रहा है। पहले इसे नागौर के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले इसे अहिस्तपुर या फिर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम प्राचीन नाम यानी महाभारत कालीन नाम है, और महाभारत काल में इसे अहिस्तपुर के नाम से जाना जाता था। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाभारत काल में नागौर को किस नाम से जाना जाता था, तो वो है अहिस्तपुर के नाम से। जो जांगल देश यानी चौहानों की मूल स्थान है वो नागौर है, और उनकी राजधानी भी रही है, और इसका अर्थ है नागों का छत्र छाया में बसा नगर, इसलिए इसे नागौर के नाम से जाना जाता है। यानी चौहानों की मूल स्थान है वो नागौर रहा है, और चौहानों की राजधानी भी यही रहा है, इसलिए इसका अर्थ होता है कि नागों की छत्र छाया में बसा ये नगर, इसलिए इसे यानी नागो और नगर से रह ले गया तो इसका क्या नाम हो गया, नागौर नाम पड़ गया। तो नागों की छत्र छाया में बसा नगर कौन सा है, नागौर है। अब इसकी नींव और निर्माण की बात करें तो यहाँ पर जो किला है उसकी स्थापना है वो विक्रम संमत 1211 वैशाख सुदी तृतीया में चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास द्वारा एक भेड़ को भेड़िए से लड़ते हुए देखकर इस वीर भूमि पर नागौर किले यानी नागदुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है, किसी को पता नहीं है कि विक्रम संमत 1211 जो समय था वैशाख सुदी तृतीया को, जब चौहान राजा था सोमेश्वर के सामंत थे जिसका नाम था केमास, और केमास जब भ्रमण करने के लिए निकले थे तो वहां पर एक भेड़ को भेड़िए से लड़ते हुए देखा था, और भेड़ को भेड़िए से लड़ते हुए देखा तो वहाँ की इस वीर भूमि में, यानी एक भेड़िया होता है वो ताकतवर होता है भेड़ की तुलना में, भेड़ होती है फिर भी उन्होंने डट करके उसके साथ में लड़ाई की थी, इसलिए इसे वीर भूमि कहा जाता है नागौर जिले को। और इसलिए इसने वहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम है नागदुर्ग का। यानी वो भेड़ थी, भेड़िए के साथ में इस तरह से लड़ रही थी जिस तरह से सपेरे के साथ में एक नाग लड़ता है, तो उस तरह से इसलिए उसने क्या करवाया था, वहाँ पर नागदुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ में शौर्य और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो अमर सिंह राठौर की वीरता जो थी वो नागौर से ही जुड़ी हुई है, और यही दुर्ग है कि अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं जिसमें कटारी अमरेशरी जो ये मुख्य गाथा है कटारी अमरेशरी के लिए प्रसिद्ध है। तो अमर सिंह राठौर की सुशौर्य गाथाओं में हमें गाते हैं कटारी अमरेश्वर की, तो ये यहाँ नागौर के लिए प्रसिद्ध है। और 1570 ईस्वी में अकबर ने यहीं पर ऐतिहासिक नागौर दरबार लगवाया था, क्योंकि मेवाड़ शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए नागौर में
अकबर जो मुगल शासक था अकबर, तो 1570 ईस्वी में यही नागौर के किले में यहाँ पर दरबार लगाया था कि मेवाड़ शासक है, मारवाड़ शासक है, वो अब मेरी अधीनता है, वो क्या कर ले, स्वीकार कर ले। इसलिए यहाँ पर दरबार के आयोजन किया था। इसके साथ साथ में रियासतकालीन स्थिति की बात करें तो पहले किस जिले और राज्य में था, तो स्वतंत्रता और राजस्थान के एकीकरण से पहले नागौर है वो तत्कालिक जोधपुर राज्य यानी मारवाड़ रियासत का हिस्सा था। तो नागौर कौन सी रियासत का हिस्सा है, मारवाड़ रियासत का हिस्सा है, और ये महत्वपूर्ण परगना और अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अब वर्तमान समय में ये एक राजस्थान का मुख्य जो मध्यवर्ती भाग में बसा हुआ एक जिला है और मुख्य जिले की रूप श्रेणी में आता है। तो ये स्थापना और इसका इतिहास रहा है नागौर जिले का। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी नागौर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ग्लोब पर अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की विस्तार की बात करें तो नागौर 26 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी नागौर जो जिला है वो 26 डिग्री यानी ये जो भाग है 26 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री 40 मिनट यहाँ तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर की बात करें 73 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी यहाँ से अगर हम चर्चा करें नागौर के पश्चिमी छोर से 73 डिग्री 10 मिनट से लेकर के उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो है 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रहता है। पड़ोसी जिले और नए पैटर्न के अनुसार सीमावर्ती जिले की बात करें तो इसके उत्तर में बीकानेर और चूरू यानी उत्तर पश्चिम में बीकानेर और चूरू की सीमा लगती है। पूर्व की बात करें तो सीकर व जयपुर की सीमा लगती है। दक्षिण में पाली की भी लगती है और कुचामन डीडवाना की और अजमेर की सीमा लगती है और पश्चिम में जोधपुर की सीमा बनाता है। तो ये इसके सीमावर्ती जिले हैं नागौर जिले के। अब इसके क्षेत्रफल का आकार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 17,718 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है और समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 302 मीटर यानी 990 फीट है। तो इसका जो क्षेत्रफल है नागौर जिले का 17,718 वर्ग किलोमीटर है और ये राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला आता है। तो 5वां सबसे बड़ा जिला आता है जिसका नाम है नागौर जिला। भौतिक प्रदेश की बात करें तो ये थार मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है और ये महान भारतीय थार रेगिस्तान यानी अर्धशुष्क मैदान का हिस्सा है। तो यानी अर्धशुष्क जो प्रदेश है अरावली का जस्ट पश्चिमी छोर और उस छोर में ये बसा हुआ जिला है और यहाँ का भूभाग मैदानों, पहाड़ियों और रेतीले टीलों का उत्कृष्ट संयोजन है। यानी ये प्रदेश अनेक मैदान में और कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी है और कुछ रेतीले बड़े बड़े टीले भी पाए जाते हैं। तो यानी तीनों का समायोजन है। यहाँ पर मैदान के रूप में समतल है, पहाड़ी भी है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की, और रेतीले बड़े बड़े टीले यानी थार मरुस्थल का हिस्सा भी पाया जाता है। तो ये भौतिक प्रदेश है नागौर जिले का। अब हम पढ़ते हैं पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। तो नागौर जिले का पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो यूनेस्को द्वारा सम्मानित ये जिला नागौर जो दुर्ग है यानी अहिस्तगढ़ जो दुर्ग है और ये राजपूत और मुगल स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। यानी जो अहिस्तपुर दुर्ग बना हुआ है या नागदुर्ग बना हुआ है ये राजपूत और मुगल दोनों स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यानी यहाँ पर राजपूत यानी मेवाड़ शैली में भी बना हुआ है और यहाँ पर नागौर में जो 1517 ईस्वी में जो अकबर ने दरबार लगवाया था इसलिए मुगल शैली में भी बना हुआ है। कुछ चित्र यहाँ पर मुगल शैली के भी है, कुछ मारवाड़ शैली यानी राजपूत शैली के भी बने हुए हैं। और 2002 में इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है। यानी नागौर जिले को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड से है वो सम्मानित किया गया है। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना या फिर आप नोट कर लेना अच्छी तरह से। और इसके बादल महल
वह शीश महल के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बादल महल भी बना हुआ है और शीश महल भी बना हुआ है। इसके साथ साथ में 500 साल पुराना दुर्ग की बात करें तो वो है खियूसर का किला। और खियूसर का किला है वो थार मरुस्थल के किनारे स्थित इस किले में कभी औरंगजेब ठहरा था। यानी जो खियूसर का किला था उसमें जो मुगल बादशाह था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब जब युद्ध के लिए जा रहा था तो यहाँ पर विश्राम के लिए इस खियूसर के किले में ठहरा था। और यहाँ पर काले हिरणों के झुंड के लिए प्रसिद्ध यह किला अब एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में बनाया गया है। तो यानी यहाँ पर काले हिरणों के झुंड भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ में अब वर्तमान समय की अगर बात करें तो यहाँ पर अब एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में ये खियूसर का किला है वो तब्दील किया गया है। इसके साथ साथ में पुरानी सभ्यता की बात करें या कुराड़ा सभ्यता की बात करें, यहाँ पर नागौर में है कुराड़ा की सभ्यता। तो कुराड़ा गांव पुरातात्विक महल का है और जहाँ पर प्राचीन काल के तांबे के पात्र मिले थे। तो यानी यहाँ पर कुराड़ा जो सभ्यता थी नागौर में और कुराड़ा सभ्यता थी वहाँ पर तांबे के पात्र यानी तांबे के बर्तन है वो मिले थे। और बड़ी खाटू में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित प्राचीन किला और छोटी खाटू की फूल बावड़ी प्रसिद्ध है। तो यानी बड़ी खाटू और छोटी खाटू दो नागौर में है और बड़ी खाटू में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित प्राचीन किला है। और इसके साथ साथ में अगर छोटी खाटू की बात करें तो वहाँ पर फूल बावड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो कुराड़ा सभ्यता का है नागौर में, वहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे, वहाँ पर तांबे के पात्र यानी बर्तने प्राप्त हुए थे। वहाँ पर बड़ी खाटू में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किले का निर्माण करवाया था और छोटी खाटू में फूल बावड़ी स्थित है। अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो वहाँ पर लाडनू व सोननगर प्रमुख है नागौर में। और लाडनू है वो जैन धर्म यानी जैन विश्व भारती के लिए प्रसिद्ध है। तो लाडनू किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है जो जैन विश्व भारती के लिए जाना जाता है। और सोननगर है वो रेगिस्तानी जीवन शैली के संग्रहालय और कलात्मक ऊंट की काठी के लिए विख्यात है। यानी ऊंट पर जो काठी इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं इसको काठी बोलते हैं, इसके लिए सोननगर जाना जाता है। और यहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है और वहाँ पर कलात्मक यानी जो कलाकारियाँ जो अलग अलग है वो भी वहाँ पर उकेरी गई है। और इसके साथ साथ में ऊंट की काठी के लिए ये भी क्षेत्र जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है सोननगर। और लाडनू है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में, यानी कौन कौन से मंदिर है और कौन कौन से यहाँ पर धार्मिक स्थल है। अगर बात करें तो गोठ मांगलोद यानी दधी माता का मंदिर है वो नागौर में ही है। और ये उत्तर भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिरों यानी चौथी सदी गुप्तकालीन में से एक है। यानी इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो चौथी शताब्दी में हुआ था और चौथी शताब्दी में जो थे वो थे गुप्तकाल। और गुप्तकाल के समय यहाँ पर दधी माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये महर्षि दधीची की बहन दाची ब्राह्मणों की कुलदेवी का महामारू शैली का मंदिर बना हुआ है। तो यानी महर्षि दधीची की बहन थी जिसका नाम था दधीच, ब्राह्मणों की कुलदेवी माना जाता है। और यहाँ पर महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से दर्शाया है, ये देख सकते हो इस तरह का मंदिर है वो बना हुआ है। इसके साथ साथ में मेड़ता सिटी यानी चार भुजा मंदिर है वो मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। और मेड़ता में स्थित 400 साल पुराना, कितने साल पुराना, 400 साल पुराना यह मंदिर कृष्ण भक्त मीराबाई का है। यानी कृष्ण भक्ति में विलीन मीराबाई का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और मीराबाई का जन्म है वो नागौर के कुड़की गांव में ही हुआ था। तो नागौर के कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। और मेड़ता में 400 साल पुराना है वो कृष्ण भक्त मीराबाई थी, उनका मंदिर बना हुआ है। इसके साथ साथ में सांप्रदायिक सौहार्द्य की बात करें तो यहाँ पर सूफी दरगाहें भी स्थित है। ये जो देख रहे हैं सूफी दरगाह है। और यहाँ पर बड़े पीर साहब की दरगाह यानी सुनहरी स्याही का कुरान और सूफी संत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी
यानी सन्यासियों का सुल्तान की दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सूफी संत के बारे में, जो सीटी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो सीटी की क्लास आप जा कर के देख सकते हो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन नागौरी किस संप्रदाय से थे? तो वो थे चिश्ती संप्रदाय से। तो वो चिश्ती संप्रदाय से थे और इसे सन्यासियों का सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो दरगाह बनी हुई है उसे सूफी दरगाह के नाम से जाना जाता है, या फिर सुनहरी स्याही का कुरान के नाम से भी जाना जाता है। आस्था के केंद्र के अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें यहाँ पर नागौर में, तो यहाँ पर माजवांस का अनूठा पशुपतिनाथ मंदिर भी बना हुआ है। झोरड़ा में हरिराम जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो झोरड़ा नागौर में और नागौर के झोरड़ा क्षेत्र में हरिराम जी महाराज का मंदिर है, वो बना हुआ है। बुंटाटी धाम जिसे चतुरदास जी और रेन में रामसने संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो बुटाटी धाम है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो है चतुरदास जी के द्वारा, और रेन में रामसने संप्रदाय की पीठ भी यहाँ पर स्थित है, मानी जाती है। ये है नागौर जिले के मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मेले और यहाँ के संस्कृति के बारे में, किस तरह की यहाँ की संस्कृति है और किस तरह के यहाँ पर मेले का आयोजन होता है नागौर जिले में। तो मेले और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर मानसर नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन होता है। तो रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? वो है मानासर नागौर में। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेले की अगर बात करें तो वो कौन सा है? मानासर है और नागौर में स्थित है रामदेव पशु मेला। और ये माघ महीने में लगने वाले इस मेले में मुख्य रूप से बेल, ऊंट और मारवाड़ी घोड़ों का व्यापार व मिर्ची व्यापार भी लगता है। यानी यहाँ पर ऊंट का, बेल का और मारवाड़ी जो घोड़े होते हैं उनके मेले का आयोजन होता है। और इसके साथ साथ में इस मेले में मिर्ची का बहुत बड़ा व्यापार भी किया जाता है और बाजार लगता है, बहुत बड़ा बाजार। इसके साथ साथ में खरनाल किस लिए जाना जाता है? आपको खरनाल का नाम सुनते ही पता चल गया होगा। यहाँ वीर तेजाजी का मेला आयोजन होता है खरनाल में। और खरनाल है वो लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो यानी वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल में हुआ था। और आजकल उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो लोक देवताएं हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है और जन्म स्थान पूछे जाते हैं। तो वीर तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ था? वो है नागौर में, खरनाल में। और यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, यानी जिसे तेजा दशमी कहा जाता है, तेजाजी का विशाल और प्रसिद्ध पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो यानी तेजा दशमी को, यानी भाद्रपद शुक्ल की दशमी को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर बहुत बड़ा पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ में होली का गेर, होली की गेर की बात करें तो लोक नृत्य और उत्सव है। और नागौर होली पर पुष्करणा समाज की डांडिया गेर नृत्य के लिए जाना जाता है। यानी नागौर के होली पर पुष्करणा समाज के द्वारा डांडिया गेर नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर नागौर किले में प्रतिवर्ष वर्ल्ड सूफी स्पिरिट फेस्टिवल का भव्य आयोजन भी किया जाता है। यानी बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है नागौर के किले में प्रतिवर्ष हर साल। मारवाड़ का प्रभाव की अगर बात करें तो स्थानीय संस्कृति और वेशभूषा की सबसे पहले चर्चा करें तो यहाँ पर मारवाड़ी संस्कृति है। और भाषा का अगर बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ी भाषा का गहरा प्रभाव है। गेर नृत्य पुरुषों की पारंपरिक 36 मीटर का बागा राजस्थानी वेशभूषा है वो पहन करके नृत्य किया जाता है। तो यानी गेर नृत्य किया जाता है और पुरुष जो होते हैं वो 36 मीटर का साफा या बागा होता है, जो घाघरे नुमा होता है, जो पुरुष पहनते हैं और राजस्थानी वेशभूषा है और उसको पहन करके ये नृत्य किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेले और संस्कृति नागौर जिले की। अब हम चलते हैं कृषि और फसलों के बारे में। नागौर जिले में किस तरह की कृषि होती है और किस तरह से फसलों का उत्पादन होता है नागौर जिले में।
तो ये कृषि प्रधान जिला है और इनकी अर्थव्यवस्था है और कृषि पर ही निर्भर है। और नागौर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। ये किस पर? कृषि और पशुपालन पर। तो यानी मुख्य रूप से यहाँ पर कृषि की जाती है और कृषि के साथ साथ में यहाँ पर पशुपालन का किया जाता है किसानों के द्वारा। और यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी से लेकर के रेतीली दोमट मृदा तक पाई जाती है। यानी पश्चिमी क्षेत्र में रेतीली मृदा और जैसे जैसे हम पूर्वी भाग में आएंगे तो रेतीली दोमट मृदा पाई जाती है, जो कृषि के लिए मुख्य रूप से उपयुक्त मृदा है। इसके साथ साथ में ताउसर की पान मेथी, और पान मेथी क्यों जानी जाती है? ताउसर की और मेथी की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और नागौर का ताउसर गांव अपनी विशिष्ट पान मेथी या फिर कसूरी मेथी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसकी खुशबू और स्वाद अद्वितीय है। यानी यहाँ की जो पान मेथी है, जो ताउसर में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है और या इसे कसूरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजस्थान और भारत में नहीं, विश्व में भी ये मेथी प्रसिद्ध है, जो अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। जो कड्डी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसमें जो मेथी यानी सब्जी में जो डाली जाती है वो खुशबू है उसकी अलग ही होती है। इसके साथ साथ में रबी और खरीफ फसलों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर खरीफ फसलों में बाजरा, मूंग, तिलहन और कपास यहाँ की मुख्य फसलें उत्पादित होती हैं। तो खरीफ फसलों में नागौर में बाजरा, मूंग, तिलहन और कपास की फसल का उत्पादन होता है। और रबी फसलों की बात करें तो गेहूं, चना, सरसों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो यानी गेहूं का, चने का और सरसों का, इन फसलों का रबी के समय उत्पादन किया जाता है। जल स्रोत की बात करें तो सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर मुख्य रूप से है और यहाँ कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। यानी यहाँ जो कृषि होती है वो वर्षा पर आधारित है। यहाँ पर सिंचाई बहुत कम होती है। जब मानसून का समय आता है और मानसून के समय है वो कृषि का उत्पादन किया जाता है। और भूमिगत जल स्तर है वो कम है, इसलिए सिंचाई के लिए मुख्य रूप से ट्यूबवेल यानी नलकूपे पाए जाते हैं। तो यानी जल स्तर है वो नीचे है और नीचे होने की वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल या नलकूपों से जल है वो निकाला जाता है और कृषि की जाती है, सिंचाई व्यवस्था की जाती है। अब हम पढ़ते हैं नदियाँ और सिंचाई के बारे में। अगर नागौर की नदियाँ और सिंचाई के बारे में देखें तो यहाँ पर लूणी बेसिन का प्रभाव भी पाया जाता है मुख्य रूप से। यानी कौन सी नदी है? लूणी नदी। और नागौर में कोई बड़ा नदी तंत्र नहीं है और यहाँ मुख्य रूप से मौसमी नदियाँ और नाले हैं। लूणी नदी और जोजड़ी नदी के आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यानी लूणी नदी और जोजड़ी जो नदी है यहाँ की मानसूनी नदी है और नागौर जिले में प्रवाहित होती है। ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। जब वर्षा होती है और वर्षा के समय इनमें जल इकट्ठा होता है और उसके साथ में उन सूखे क्षेत्रों में की ओर चला जाता है। खारे पानी की झीलों की अगर बात करें तो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। नागौर की सीमा पर जो झील है जिसका नाम है सांबर झील। तो यहाँ पर सांबर झील है वो मुख्य रूप से है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा डीडवाना और कुचामन अब नए जिले बनने के बाद में नमक उत्पादन क्षेत्र यहाँ डीडवाना और कुचामन में चला गया है। तालाब और नलकूप की बात करें तो सिंचाई के स्रोत देखें तो जिले में प्राकृतिक जल स्रोत सीमित है और सिंचाई और पीने के लिए पानी मुख्य रूप से नलकूप और तालाब यानी नलकूप और तालाब एवं बावड़ियों का उपयोग किया जाता है। यानी सिंचाई के लिए भी या फिर सिंचाई के साथ साथ में पेयजल जो उपलब्ध करवाया जाता है वो नलकूपों के द्वारा, बावड़ी के द्वारा या फिर तालाब के द्वारा ही किया जाता है। अन्य उनके पास में कोई साधन नहीं है। अब अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर की तो इंदिरा गांधी नहर है वो एक प्रमुख परियोजना है। तो भूमिगत जल संकट को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना और लिफ्ट केनाल परियोजनाओं के माध्यम से नागौर के कुछ क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई सुविधा की जाती है। तो लिफ्ट केनाल परियोजना के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पीने के जल है उपलब्ध किया जाता है। तो ये थी नागौर जिले में नदियाँ और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था।
प्रिय विद्यार्थियों, हमने नागौर जिले के संपूर्ण अध्ययन करवाया है। अब हम वो लास्ट के 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए, नागौर जिले से डायरेक्ट पूछे गए हैं, उनके बारे में। तो अगर नागौर जिले के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें, क्विज की बात करें, तो पहला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था नागौर जिले में। तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन, महर्षि दधीची की बहन की स्मृति में बना चौथी सदी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है गोठ मांगलोद में, नागौर जिले में गोठ मांगलोद स्थित। क्वेश्चन नंबर 3 है 41 जिलों और 7 संभागों के नए प्रशासनिक पैटर्न के अनुसार नागौर वर्तमान किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है वह है अजमेर संभाग के अंतर्गत। तो किस संभाग के अंतर्गत आता है? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूरे भारत में अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध पान मेथी, जिसे कसूरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है, नागौर के किस गांव में उगाई जाती है? तो वो है ताऊसर में। तो पान मेथी के लिए या कसूरी मेथी के लिए नागौर का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो वह है ताऊसर। क्वेश्चन नंबर 5 है अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं में साक्षी नागौर दुर्ग, यानी जिसे अस्त्रगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, कि नींव किसने रखी थी? तो वो है सोमेश्वर के सामंत केमास ने रखी थी। यानी भेड़ और भेड़िए के दोनों का आपस में युद्ध की तरह माहौल था, तो उसे देखते हुए वीर भूमि के रूप में यहाँ पर नागदुर्ग का है वो निर्माण करवाया था केमास ने, जो सोमेश्वर का सामंत था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। हमने नागौर के बारे में संपूर्ण जानकारी, पर्यटन स्थल, वहाँ के मंदिर, वहाँ के मस्जिद, वहाँ के मेले, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति, परिचय, सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। और इसी से आशा के साथ आज इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने नोट्स है वो कंप्लीट कीजिएगा। नागौर जिले से इससे बाहर आपके कुछ नहीं आएंगे, इसी से ही पूछे जाएंगे। ये क्लास आप मुख्य रूप से देखिएगा। इसी आशा के साथ तहे दिल से सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।